नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गेट 90 में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कक्षा 10वीं का पेपर ख़त्म हो चुका है और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से अब आपको 11th और 12th के लिए कौन सी सब्जेक्ट का किस आधार पर चयन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर ना देखा हो तो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिए कि आखिर आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और कब से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास का चैप्टर 1 मैथ का पढ़ाएंगे, जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, तो आज से हम 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं और अगली क्लास में बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि समुच्चय आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है, यानी कि ऐसा समूह जिसकी हम कोई अच्छी सी परिभाषा दे सकें, निश्चित परिभाषा दे सकें, उसको क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। अभी आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आप आगे उदाहरण देखेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी सा चैप्टर है ये। तो चलिए देखते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सम संख्याएं। सम संख्याएं आप जानते हैं सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, इसी तरह से बढ़ता जाएगा, है ना। तो आप इनको अगर कहीं पर इन संख्याओं के समूह को देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। तो इस तरह से ये क्या हुआ? एक सुपरिभाषित समूह हो गया, इसकी एक निश्चित परिभाषा हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे कि क्या है? भारत की नदियाँ। अब आप जानते हैं कि भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, नर्मदा। तो उसको अगर आप एक ऐसा ब्रैकेट बना लीजिए और उसके अंदर गंगा, यमुना, नर्मदा ऐसे करते जाइए और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो ये एक इनका समूह बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक सुपरिभाषित समूह हो जाएगा, इसलिए ये समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगला क्या है? वर्ष के महीने। तो आप जानते हैं कि वर्ष के महीने कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह से बढ़ता जाता है कहाँ तक? दिसंबर तक, है ना। तो ये जो एक समूह बन गया इकट्ठा, इसको क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको आप कौन सा नाम दे रहे हो? वर्ष के महीनों के रूप में नाम दे रहे हो, यानी कि आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने इसको पहचान लिया कि ये क्या है? वर्ष के महीने हैं। तो इसकी एक अच्छी सी परिभाषा बन गई इस समूह की, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे समुच्चय किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, उसका जो समूह अच्छी तरह से परिभाषित हो जाए, उसकी एक अच्छी सी परिभाषा दे दीजिए, उसको क्या कहा जाएगा? समुच्चय कहा जाएगा। अब चलिए धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा और देखते हैं समुच्चय को लिखा किस प्रकार से जाता है। समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला होता है रोस्टर रूप। ठीक है, इस समुच्चय में अवयवों को सूचीबद्ध रूप में, यानी कि ऐसे कॉमा लगा लगा के लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8 लिखा गया है ना, इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो ये एक समुच्चय हो गया। और किस रूप में हो गया? रोस्टर रूप में। यहाँ ABCD लिखा है कॉमा लगा लगा करके, तो ये भी किस रूप में होगा? रोस्टर रूप में, है ना। अब अगला देखते हैं। अब देखिए समुच्चय लिखने का दूसरा रूप होता है निर्माण रूप। ठीक है, अब इस निर्माण रूप में क्या किया जाता है? इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों के उभयनिष्ठ गुण को लिखा जाता है, यानी कि इसमें उस वाले में क्या था? अवयवों को अलग अलग लिखा जाता था कॉमा लगा लगा करके, लेकिन इसमें डायरेक्ट एक ही बार में इन सभी का गुण लिख दिया जाता है कि आखिर ये है क्या, यानी कि परिभाषा लिख दी जाती है। जैसे देखिए ये क्या था? इसमें 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्याएं थी। तो इस समुच्चय में क्या कर दिया गया? निर्माण रूप में इनको अलग अलग न लिख करके केवल लिख दिया गया सम संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्या कहलाता है? निर्माण रूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर इसको ABCD वाले को लिखते तो क्या लिखते? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो ये किस रूप में हो जाता है? निर्माण रूप में। और अगर इस तरह से कॉमा लगा के लिखते हैं तो क्या होता है? रोस्टर रूप में। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा नोट में बात कर लेते हैं। यहाँ पर समुच्चय के बारे में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABC आदि से दर्शाया जाता है। मतलब कि जैसे कोई समुच्चय है, मान लीजिए इधर ऐसे कोई समुच्चय लिखा गया है यहाँ पे, तो इसको क्या ऐसे नाम दे सकते हो आप? A बराबर ये समुच्चय, है ना। अब क्या है? समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अभी क्या था यहाँ पे? मैंने बताया कि ABCD यहाँ पर लिखा गया था, है ना, ये। तो इसके अवयव जो होते हैं उनको लिटिल लेटर में दर्शाते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नोट पॉइंट। अब आगे चलते हैं। समुच्चय के अवयवों को ब्रैकेट के, इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, चाहे जो भी अवयव हो, जैसे 2 है इसका मान लीजिए, तो इसको कहाँ में लिखा जाएगा? ब्रैकेट में। ठीक है, ये हो गई 3 बातें। अब देख लेते हैं समुच्चय के प्रकार। ठीक है, तो समुच्चय के कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है रिक्त, यानी कि कुछ भी ना हो। तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कक्षा 10वीं एवं 11वीं में एक साथ पढ़ने वाले छात्रों का समुच्चय। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी क्या ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो 10th में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े, यानी कि दोनों क्लासों में एक साथ पढ़े?
ऐसा तो नहीं हो सकता है, या तो वो 10th में पढ़ेगा और या तो 11th में पढ़ेगा, है ना। दोनों क्लासों में एक साथ नहीं पढ़ सकता है लीगल रूप से। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि ऐसा कर सकता हो। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा ये वाला, ठीक। फिर जैसे 50 मीटर से ज़्यादा लंबे व्यक्तियों का समुच्चय, तो कोई भी आदमी होता है तो 6 फुट 7 फुट इतने का होता है, तो ये भी क्या है, ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो। जैसे यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि इस शर्त को पूरा करता हो, यानी कि 10वीं में भी पढ़ता हो और 11वीं में भी पढ़ता हो, तो ये क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। अब रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। फाई एक इस तरह से चिन्ह होता है ना, इस तरह से, तो इसको फाई बोलते हैं। तो जहाँ रिक्त समुच्चय दिखेगा वहाँ पर हमें ये फाई वाला चिन्ह लगा देना है, ठीक है। ये देखिए, रिक्त समुच्चय को फाई से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब अगला समुच्चय है एकल समुच्चय, इसको यूनिट सेट भी बोलते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, इसमें क्या लिखा है, एकल, एकल यानी एक, तो जिसमें केवल एक अवयव हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कि देखिए, इस समुच्चय में ब्रैकेट के अंदर केवल 3 लिखा गया है, यानी कि कितना अवयव है, केवल एक अवयव है। इसमें कितना है, केवल ए लिखा गया है, यानी कि एक अवयव है, तो ये क्या कहलाएंगे, एकल समुच्चय कहलाएंगे, ठीक। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगर देखिए आपको कहीं भी डाउट लगता है, पहली बार अगर आप 11th का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको डाउट आएगा। अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उसमें आप पूछ सकते हो, या तो फ़ोटो भेज दो या तो फिर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, शांत या परिमित समुच्चय, जिसे फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, सीमित यानी निश्चित हो, उसको गिन सकते हो, वो क्या कहलाता है, शांत या परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है ए, कोई समुच्चय है, इसमें ए बी सी डी ये 4 अवयव हैं, तो इनको गिन सकते हो, कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, 4 अवयव हैं, तो ये क्या है, सीमित है, इसको गिन लिए। फिर जैसे बी वाला है, भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं, ये भी गिन सकते हो, सीमित हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सीमित समुच्चय कहलाएगा या परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, का खा गा घा और इसके आगे ज्ञ तक गया है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं ये, तो ये भी क्या है, सीमित है। हमें पता है कि 36 अक्षर होते हैं या कुछ जो भी है, तो उनको आप गिन सकते हो, ये परिमित हैं। तो इन समुच्चयों को क्या कहा जाता है, परिमित समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब हम आगे देख लेते हैं अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अपरिमित या अनंत समुच्चय, इसको इनफाइनाइट सेट्स बोला जाता है। तो अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो। उसमें क्या था, अवयवों की संख्या सीमित हो, यानी कि उसको गिन सकते हो। और इस वाले में क्या है, जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, यानी कि जिसको हम ना गिन सकते हो, बहुत सारे हों। अब जैसे देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, ए, आकाश में तारे। अब आकाश में अनंत तारे होते हैं, इसको आप गिन नहीं सकते हो, तो ये क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे दूसरा है 1 2 3 4, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, यानी कि ये क्या है, संख्याएं हैं, ये लाखों करोड़ों तक जाएंगी, तो इनको आप गिन नहीं सकते हो, ये क्या कहलाएंगे, अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। जैसे सम संख्याएं कैसे अपरिमित समुच्चय होंगी, जैसे देखिए 2 4 6 8, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, 100 200 400, तो आप इनको गिन नहीं सकते हो, तो ये क्या कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं समान समुच्चय। अगला क्या है, समान समुच्चय। अब समान समुच्चय को इक्वल सेट्स भी बोलते हैं। तो ऐसे समुच्चय जिनके अवयव एवं अवयवों की संख्या समान होती है, समान समुच्चय कहलाते हैं। इनमें 2 समुच्चय होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, तो ए के अवयव दिए गए हैं ए बी सी डी ई, और दूसरे के समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय बी के अवयव दिए गए हैं डी ई सी बी ए। तो इन दोनों में यदि अवयव, यानी कि जो इसके अवयव हों वो इसके भी अवयव हों, और अवयवों की संख्या, यानी कि अगर इसमें 6 अवयव हैं, 5 अवयव हैं, तो इसमें भी 5 ही हों, तब ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, समुच्चय ए में ए अवयव उपस्थित है और समुच्चय बी में भी ए अवयव उपस्थित है। इसमें बी है और इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें ई है और इसमें भी ई है ना। 5 अवयव इसमें भी हैं और 5 अवयव इसमें भी हैं। जितने अवयव इसमें हैं इतने अवयव इसमें भी हैं, और दोनों के अवयव सेम है, यानी कि ए बी सी डी ई इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। तो समान समुच्चयों को हम इक्वल टू के चिन्ह से दर्शाते हैं ना, तो ए इक्वल टू बी, ये क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक नोट है, समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या था, एक में ए बी सी डी ई था और एक में डी ई सी बी ए था,
तो दोनों के क्रम को भले ही बदल दिया जाए, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। फिर अवयवों को एक बार लिखने के बाद दोबारा नहीं लिखा जाता है। यानी कि मान लीजिए यदि कोई समुच्चय है 2 4 3 2 2, तो इसमें चूंकि एक बार आप 2 लिख दिए हो, तो ये दोबारा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके पहले तक ही कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गए समुच्चय के रूल और समुच्चय के प्रकार। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया।